हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम कृष्णा नायक, योर केमिस्ट्री टीचर। सॉरी कल के लिए यार मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था। ओके, तो उसमें से ये वीडियो के लिए थोड़ा सा मैं टाइम नहीं निकाल पाई, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम थोड़े से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये ना हमने जो 1 to 30 एमसीक्यू सॉल्व किए, उसमें से एक एमसीक्यू रह गया था 27 नंबर का, तो वो एक देख लेते हैं। क्या है एमसीक्यू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक? ओके, चलो डायामैग्नेटिक का क्या मीनिंग है? तो हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डायामैग्नेटिक एंड दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। ओके, चलो दोनों में डिफरेंस क्या है, किसे क्या बोलते हैं? तो डायामैग्नेटिक मीन्स ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन। सही है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पैरिंग में हैं देन वी कैन से दैट कि उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। और अगर हमारे पास मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन अकेला अकेला है, तो उस कंडीशन में उसे हम बोलेंगे कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है। ओके, हमें डाया देखना है, मतलब इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसमें से देखो कि कहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है वही ढूंढना है। ओके, तो देखो भाई, इसके लिए आपको 21 to 30 का तो आना ही आना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बहुत सारे आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या फिर आपका 9 चैप्टर है, ओके, उन दोनों के लिए आपको यही एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी यही एज अ सेंट्रल मेटल एटम आते हैं, और आपके डीएनएफ ब्लॉक में भी हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। तो अगर आपको 21 to 30 के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, तभी आप उसका डायामैग्नेटिक और मैग्नेटिक बिहेवियर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी जियोमेट्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वीबीटी थियोरी भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो 21 to 30 आपको आना ही नहीं चाहिए। ओके, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको फिर से वो करवा दूंगी। ऑलरेडी मैंने 21 to 30 के बारे में आपको बताया ही था कि उसकी ट्रिक क्या है, लेकिन अगर आपको वो नहीं आती है तो मुझे फिर एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, तो मैं वो करवा दूंगी। ओके, चलो तो आज के लिए यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s1 3d10, हमें पता है ये एक्सेप्शन की कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, चलो हमें तो किसके लिए चाहिए? Cu2+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन को हमें निकाल देने हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा, दूसरा एक जाएगा 3d में से, मतलब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी आर्गन 3d9। 3d9 मतलब आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो d में 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 सब सेल होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये तो बेचारा एक अकेला रह गया। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा बच जाता है? अकेला बच जाता है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर तो हो गया पैरामैग्नेटिक। सही है, चलो अगला देखो। अगला कौन सा है? हमारे पास Zn है। ओके, तो जो Zn है वो Zn2+ के फॉर्म में है, लेकिन पहले Zn की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। उसका एटॉमिक नंबर होता है 30। ओके, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गन 4s2 3d10। ओके, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 20 और 10 30। चलो अब हमें लिखना है Zn2+ के लिए, तो Zn+2 का क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में से निकल जाएंगे, देन हमारे पास रह जाएगा 3d10। ओके, 3d10 मतलब d की 5 ऑर्बिटल और उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, 5 हो गए। फिर पेयरिंग स्टार्ट करो, 6 7 8 9 एंड 10, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कौन सा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक।
ओके और यही तो हमें पूछा गया है, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो आगे का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है चेक तो आप एक बार कर सकते हो। ओके जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकल का है 28। ओके उन दोनों के लिए सेम आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखो, फिर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और उसके बाद देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं। श्योर यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे ही बचेंगे, क्योंकि हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ गया है, लेकिन फिर भी आप एक बार उसे करके देख सकते हो। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्ड विथ एस्ट्रिक, और वो क्या है हमारा स्टार जैसा सिंबल किया गया है, इज एसिमेट्रिकल। देखो हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं। ओके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ओके इन दैट 4 मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड हमें एक कार्बन के ऊपर स्टार करके दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार किया गया है, एक यहाँ पे स्टार किया गया है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। हमें क्या करना है कि ये जो स्टार वाला कार्बन है वो एसिमेट्रिक है या नहीं वो चेक करना है। ओके कि इनमें से कौन से एसिमेट्रिक है। देखो अब एसिमेट्रिक तो आपको पूछा गया हो या फिर पूछा गया हो कि इनमें से कायरल कार्बन कौन है। ओके इन दोनों के आंसर में क्या होता है, तो 4 फंक्शनल ग्रुप वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अगर चारों के चारों कार्बन से जुड़े फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है देन वी कैन से दैट कि वो हमारा एसिमेट्रिक कायरल कार्बन है। ओके चलो तो देखते हैं यहाँ पे हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं वो। पहला कार्बन देखो तो पहले कार्बन के साथ एक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया आयोडीन, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है ब्रोमीन। मतलब चारों के चारों जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो यस पहला वाला तो हमारा कायरल कार्बन हो गया। ओके चलो दूसरा देखो तो पहला है ड्यूटेरियम, दूसरा आयोडीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा क्लोरीन। यस ये भी तो हमारा कायरल कार्बन है, क्योंकि चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है ना। थर्ड देखो हाइड्रोजन है, OH है, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। ये तो तीसरा वाला भी हमारा एसिमेट्रिकल हो गया या फिर कायरल हो गया। नाउ फोर्थ को देखो, फोर्थ में ये हाइड्रोजन, ये दूसरा भी हाइड्रोजन। ओके 2 हाइड्रोजन हो गए, मतलब आगे का तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चौथा कंपाउंड है वो हमारा कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि उसके पास 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा कायरल कार्बन कहलाएगा नहीं। तो हमारा आंसर का क्या आएगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा किसमें है, तो देखो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा जो 3 कंपाउंड है वो हमारे एसिमेट्रिकल कार्बन को उसके पास है या फिर कायरल कार्बन उसके पास है। ओके चलो नेक्स्ट देखो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन में क्या है, तो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 लिया गया है। ओके उसकी हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ, HCl के साथ। ओके और जो फॉर्म हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे पास जब भी अल्कीन हो, ओके कौन हो, अल्कीन, और उसके अंदर आप HX को ऐड करो तो हमारे पास 2 तरह की प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ओके एक तो हमारी मेजर प्रोडक्ट की ही बात कर सकती हूँ, तो एक होता है हमारी मार्को-निको के अकॉर्डिंग की प्रोडक्ट, मार्को-निको के अकॉर्डिंग की। ओके और दूसरी होती है एंटी मार्को-निको के अकॉर्डिंग की। अब मार्को-निको क्या कहता है, जो हमारा हैलोजन है वो अटैच होता है जॉइंट विथ लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ। ओके जबकि हमारा एंटी मार्कोव कहता है कि X अटैच विथ more hydrogen containing carbon।
ओके चलो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट फॉर्म करनी है या मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग? तो देखो, जब अकेला HX है तब मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जाओ, और जब हमारे पास HX के साथ पेरोक्साइड दिया गया है, ओके, तब हमें एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जाना है। अब देखो हमारे रिएक्शन में तो यहाँ पे सिर्फ अकेला HCl है, ओके, मतलब सिर्फ HX है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म करनी है? मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव क्या कहता है? जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उनमें से जिसके पास लेस हाइड्रोजन होगा वहीं पे X हमारा ज्वाइन होगा। तो हमें देखना क्या है? सिर्फ इतना देखना है, पूरा स्ट्रक्चर जो भी है हमें तो सिर्फ डबल बॉन्ड किस दो कार्बन के बीच में है वही फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, जो ये कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो कौन से वाले कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है? ऑब्वियस है 1 वाला हाइड्रोजन। ये जो बीच वाला कार्बन है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो लेस है। मतलब जब HCl हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों की एक एक वैलेंसी बच जाएगी। जो लेस कार्बन हाइड्रोजन वाला कार्बन है उसके साथ जाएगा हैलोजन मतलब Cl, और यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन, मतलब हमारी प्रोडक्ट CH Cl और CH3 हो जाएगी। अब ढूंढो यहाँ से कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे है। यहाँ पे तो देखो Cl यहाँ पे अटैच हो गया, मतलब ये तो कैंसर। चलो बी में देखो, Cl यहाँ पे अटैच हुआ, मतलब ये तो किसके अकॉर्डिंग हो गई? एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हो गई। लेकिन यहाँ तो हमें मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग करना है, ओके। अगर यहाँ पे HCl के साथ पेरोक्साइड लिखा होता तो हमारा आंसर भी करेक्ट आंसर होता, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया, तो मतलब ये तो आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। चलो अब ये देखो तो एग्जैक्ट हमारे आंसर से मिल रहा है। देखो कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके जो बीच वाला कार्बन है वहां पे Cl लगाना, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो CH2 प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा CH3, मतलब कि करेक्ट आंसर है हमारा C। क्लियर? और यहाँ पे तो कुछ आने की बनती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, ओके। मतलब ये आंसर भी हो गया रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर हो गया C। क्लियर? मतलब आपको जब भी आपको हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करना है, ओके, कोई भी HX हो, HI हो, HBr हो, या फिर कोई भी हो, HCl हो, और डबल बॉन्ड हो, आपके पास अल्किन है, तो देख लो पेरोक्साइड प्रेजेंट है या नहीं। अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंग मार्कोनिकोव जाओ, और अगर सिर्फ HX दिया गया है तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जाओ। मार्कोनिकोव मतलब लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ जाएगा हमारा X हैलोजन, और एंटी मार्कोनिकोव मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे जाएगा हमारा X, ओके। क्लियर? चलो आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN2 रिएक्टिविटी। अब देखो भाई, हमारे पास दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। हमेशा याद रखो जो SN2 है उसके लिए ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये ऑर्डर क्यों होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और जो SN1 हो तो फिर उसका ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ओके। फिर से एक बार बता देती हूँ कि SN2 का ये ऑर्डर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग, ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग। स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी में कम होता है इसलिए वो SN2 प्रिफर करता है, जबकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखी जाती है। उसकी मैकेनिज्म देखोगे आप SN1 SN2 की तो आपको पता चल जाएगा, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आता है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो वो SN1 के थ्रू जाएगा। अब देखो हमें तो सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जहां पे Cl अटैच है वो हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कौन सा है वही देखना है, ओके। अगर वो प्राइमरी होगा तो SN2 के थ्रू जाएगा, सही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हाईएस्ट वाला पहले लिखना है और फिर उसे धीरे धीरे कम करते जाना है। चलो तो पहले फाइंड आउट कर लो कि कौन सा हमारा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। देखो यहाँ पे तो प्राइमरी हो गया, क्योंकि Cl जिसके साथ अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, ओके। दूसरा वाला जो है वो भी प्राइमरी हो गया, क्योंकि ये कार्बन दूसरे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। चलो तीसरा वाला देखो, तो यहाँ पे 1 2 ये भी तो कार्बन सिर्फ एक ही के साथ अटैच है,
और ये कार्बन भी सिर्फ एक ही के साथ अटैच है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो गया तो ये हो गया कि ये तो सारे के सारे क्या हो गए, प्राइमरी हो गए। कोई बात नहीं, हमने क्या बोला कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे कम है वही हमारा कहलाएगा क्या, सबसे जल्दी SN2 देगा। ओके चलो, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जो बड़े बड़े ग्रुप हो ना वो कम होने चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, बड़े बड़े ग्रुप कम होने चाहिए। हमारे पास जितने छोटे छोटे ग्रुप हो, ज़्यादातर हाइड्रोजन होने चाहिए या फिर कार्बन ही होने चाहिए। ओके तो ऐसे ग्रुप को हम छोटा ग्रुप बोलते हैं। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग हो गई तो वो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। ओके तो ऐसे हम उनको देख लेते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। देखो यहाँ पे ये कार्बन के पास भी एक ही है लेकिन वो पूरा बेंजीन रिंग है, मतलब ये तो बहुत बड़ा एक आपके पास मॉलिक्यूल हो गया, मतलब इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। ओके यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन जो है वो हमारा, तो यहाँ पे भी जो हमारा C है, कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच है, उसके 2 कार्बन छोड़ के फिर से बेंजीन रिंग है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही 2 कार्बन है और यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे इजी हैलोजन कहाँ पे रिमूव होगा। तो देखो यहाँ पे जो है वो हमारे पास Cl के बाजू वाला जो कार्बन है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। ओके और फिर डबल बॉन्ड करके एक CH2 ग्रुप है। मतलब सबसे ज़्यादा कम अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे अरेंज है, ओके तो वो किस में है हमारे अरेंज, तो सेकेंड नंबर वाले में। ओके लेकिन उससे भी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो Cl है उसके बाजू वाले तो तीनों के तीनों में CH2 है लेकिन यहाँ पे सिर्फ CH है। देखो यहाँ पे पूरी बेंजीन रिंग है, मतलब बल्कि ग्रुप हो गया। यहाँ पर सिर्फ CH है, तीसरा कार्बन, यहाँ पे भी सिर्फ CH है और यहाँ पे CH2 है, मतलब ये भी थोड़ा सा निकल गया क्योंकि एक यहाँ पे एटम जो है वो बढ़ गया हाइड्रोजन का। चलो अब फोर्थ कार्बन की बात करो, क्योंकि यहाँ पे तीसरा जो सेकंड वाला था वो दोनों सेम था। यहाँ पे जो है वो कौन सा है, तो ये वाला आ गया CH2 और यहाँ पे कौन है, CH ही है। लेकिन उसके पास में यहाँ पे बड़ा वाला बेंजीन रिंग है। ओके तो हम ये देखें तो यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कहाँ पे लगना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस तो यहाँ पे अगर हम जो देखने जाए तो हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई भी। सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 के बाद आ गया थर्ड, लेकिन थर्ड के बाद आता है फर्स्ट, जो कि यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियस है वो तो प्रिफर सबसे कम करेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो सबसे कम प्रेफर करेगा। तो 1 ऑप्शन लास्ट में हो ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें। ओके और यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इक्वेशन में SN2 की जगह पे होना चाहिए था SN1 का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो किस में होता, यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ओके लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन में या ऑप्शन में गड़बड़ी हुई है। लेकिन जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला सबसे पहले वो हो सकता है, थर्ड वाला है वो भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। सही है, क्योंकि सेकंड में तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, और हमें तो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वही SN2 को प्रिफर करेगा। अब ये वाला कौन सा है, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट का तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, SN2 कैसे प्रिफर करेगा। ओके चलो थर्ड भी देख लेते हैं। तो सेकंड हो गया, फिर फर्स्ट हो गया, फिर थर्ड हो गया और फिर फोर्थ। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए आना चाहिए। एक्चुअली उसमें भी ये दोनों सीक्वेंस थोड़ी सी इधर उधर है, पहले सेकंड होना चाहिए था,
फिर बाद में 1, लेकिन बाकी के जो हमारे ऑप्शन है उससे कहीं ज़्यादा मैच होता है ए वाला ऑप्शन। कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया हो, तो देख लो सारे चारों में से कौन नियरेस्ट आंसर है। ओके, ऐसा हो तो एक बार चेक कर लो कि चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो तो सबसे ज्यादा स्टेरिक है, मतलब SN2 प्रीफर कभी नहीं करेगा। यहाँ पे भी देखो सेकंड फर्स्ट दिया गया है, उनके पास तो बेंजीन रिंग है, बल्कि ग्रुप है, मतलब ये भी प्रीफर नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पे देखो तो थर्ड तो सही है, फिर उसके बाद सेकंड भी चलो मान ले सही है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में हो गया फोर्थ, तो मतलब ये भी तो रॉन्ग हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट है वो फोर्थ हमारा सबसे इजीली प्रिफर करेगा, फिर आएगा थर्ड, एक्चुअली फिर आता है सेकंड और फिर आता है फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे 2 ही सिर्फ मिसमैच किए गए हैं, तो ये थोड़ा सा चल जाएगा, मतलब 33 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ओके, चलो नेक्स्ट वन, द अल्काइल हैलाइड आर बेस्ड प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ओके, तो आपको पता होगा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो अल्काइल हैलाइड है वो होती है पहले अल्कोहल में से, ओके, फिर अल्कीन में से, फिर हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द अल्केन्स, लेकिन ये जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा कम यूज़ की जाती है। फिर आता है बाय हैलोजन एक्सचेंज। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा हम प्रिफरेबल कोई मेथड यूज़ करें तो वो है हमारी फ्रॉम द हैलोजेंस, क्योंकि बहुत सारे रिएक्टेंट के थ्रू हम अल्कोहल में से अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि ROH में से अगर मुझे RX फॉर्म करना है तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करके मैं RX फॉर्म कर सकती हूँ। हम HCl यूज कर सकते हैं और साथ में ZnCl2 लुकास्टेस हो जाएगी हमारी, PCl3 यूज कर सकते हैं, PCl5 यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरस के रेड फॉस्फोरस के साथ हम कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हैं, Br2 या I2, सही है। फिर हम यहाँ पे HBr यूज कर सकते हैं, HI यूज कर सकते हैं, हम बहुत सारे कंपाउंड, ओके, HBr के साथ हम H2SO4 यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम H3PO4 यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट रिएजेंट को, कैटालिस्ट को यूज करके हम अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि बेस्ड अगर कोई ऑप्शन है तो वो कौन सा है हमारा, अल्कोहल। किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, फिनॉल रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इट फॉर्म्स X। व्हाट इज X? अब देखो, जब भी हमारा फिनॉल है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, वो अपना हाइड्रोजन जो है वो डोनेट करने की क्या करता है, ट्राई करता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो एसिडिक एनहाइड्राइड, उसे इस तरह से मैं लिख सकती हूँ CH3CO, फिर जो ये O आ गया वो, और फिर से ये ग्रुप ट्वाइस है, मतलब रिपीट होगा तो हो जाएगा COCH3। ओके, अब क्या करना है, तो देखो ये फिनॉल हमारा है वो एसिडिक इन नेचर है, अपने प्रोटॉन को डोनेट करने की ट्राई करता है। ओके, तो क्या होगा, जो एसिडिक एनहाइड्राइड है वहां का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये जो पूरा कंपाउंड है वो O के साथ चला जाएगा और H जो है इसके साथ चला जाएगा। ओके, सो वी विल गेट, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट की ही बात करते हैं तो हो जाएगी OCOCH3। ओके, मेन प्रोडक्ट हमारी क्या हो जाएगी, OCOCH3। ओके, और साथ ही में यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, हम कह सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल O और यहाँ का हाइड्रोजन। ओके, एसिडिक एसिड, या फिर इसका यूज करो तो यहाँ पे CH3COO Na प्लस H2O फॉर्म होगा। जो भी हो, हमें बाई प्रोडक्ट एसिडिक एसिड मिले या फिर उसका सोडियम सॉल्ट मिले, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी मेन प्रोडक्ट ये आ जाएगी। ओके, चलो अब इसका नाम क्या है वो तो देखो, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। ओके, और साथ ही में हमारे पास ग्रुप है CH3OCOCH3। ओके, चलो अब ये जो है वो हम इस तरह से भी तो उसे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप है। ओके, और यहाँ पे हमारा कोई बेंजीन लगा हुआ है। ओके, मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा ठीक कर लिया। ओके, अब देखो ये कौन सा ग्रुप है, तो हमारा 2 कार्बन वाला एस्टर, मतलब एसीटेट हो गया। किसके साथ अटैच है, तो फिनाइल रिंग के साथ, मतलब इसका नाम लिखना हो तो वो हो जाएगा फिनाइल एसीटेट।
उसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल एसीटेट। ओके, तो ये हो गया हमारा फिनाइल एसीटेट। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। देखो एक बात को समझो कि ऑब्वियस है कि हमारा आज जो है वो एमसीक्यू थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक को एमसीक्यू को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से धीरे धीरे समझ समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कितने भी एमसीक्यू को रट्टा मार लो, आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको उसके आंसर आने ही वाले हैं डेफिनेटली। ये थियोरिकल बेस डायरेक्ट नहीं है कि आप तुरंत ही उसका आंसर दे दो। ओके, तो थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा, और समझते समझते करेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 5 या 6 एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं, लेकिन ऑर्गेनिक है तो भाई देर तो लगेगी, तो थोड़ा सा सब्र तो रखना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, CH3CH2OH मीन्स इथेनॉल इज गिवन, कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO बाय। ओके, हमें क्या दिया गया है, तो इथेनॉल है। देखो क्या है हमारा, इथेनॉल, और उसमें से हमें कन्वर्ट करना है उसको इथेनॉल में। ओके, मतलब ये हो गया हमारा अल्कोहल, और अल्कोहल में को कन्वर्ट करना है हमारा एल्डिहाइड में। ओके, अल्कोहल को कहाँ पे कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। अब याद रखो हमेशा, देखो ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल होने वाली है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो चीज़। ओके, आपके पास अगर अल्कोहल है, ओके, और आप उसका माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, यहाँ के एक एमसीक्यू नहीं है, आप बहुत सारे इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। अल्कोहल है, उसे कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड या कीटोन में, तो माइल्ड ऑक्सीडेशन करो भाई। अगर इसका फिर से माइल्ड ऑक्सीडेशन किया जाए, ओके, या स्ट्रॉन्ग भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन ही किया जाए कि इसका एल्डिहाइड और कीटोन का, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में। ओके, चलो अगर हमारे पास एसिड है और उसका मैं कर दूं माइल्ड रिडक्शन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइल्ड वर्ड। ओके, तो वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। अगर उसका फर्दर में रिडक्शन कर दूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ओके, अगर अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया जाए, ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो वो कन्वर्ट होता है एसिड में। और अगर एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन किया जाए, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, तो वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। ओके, आई बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखो, फिर से एक बार देख लो, अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करो, एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होता है। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड फॉर्म हो जाएगा। अगर एसिड है, उसका माइल्ड रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होगा, और उसका फर्दर रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल फॉर्म होगा। अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया जाए तो एसिड फॉर्म होता है, और एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन किया जाए तो अल्कोहल डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका बेस्ड KMnO4। उसके अलावा K2Cr2O7 भी यूज़ हो सकता है, या फिर HNO3 भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मोस्टली KMnO4 यूज़ होता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो बेस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, चलो फिर यहाँ पे देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे, एक तो CrO3 और दूसरा होता है PCC, क्रोमिक ऑक्साइड या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, चलो उसके अलावा कौन कौन है, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट आपका होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर आप कोई मेटल कैटालिस्ट ले लो। ओके, ये हमेशा याद रखो भाई, बहुत सारी जगह पे आपको काम आएगा। आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो माइल्ड ऑक्सीडेशन मतलब CrO3 या PCC ले लो। अगर एल्डिहाइड को कीटोन में करना है आप ये भी यूज कर सकते हो, या फिर स्ट्रॉन्ग वाला भी यूज करते हो, कोई भी चल जाएगा। अगर एसिड को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट आपको इन दोनों में से ही कुछ ही यूज करना पड़ेगा। मेटल भी ज्यादातर यूज होती है, पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल। सही है, चलो
अगर आपको फिर से रिडक्शन करना है, यहाँ पे ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, दोनों चल जाएगा। ओके अगर आपको यहाँ अल्कोहल से एसिड ले जाना है डायरेक्ट, तो कंपलसरी यूज़ करो KMnO4। अगर एसिड से डायरेक्ट ले जाना है अल्कोहल, तो कंपलसरी यूज़ करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आई बात समझ में? अब देखो हमें क्या करना है, तो अल्कोहल दिया गया है इथेनॉल, मतलब अल्कोहल फॉर्म करना है एल्डिहाइड इथेनॉल। तो अब यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा, तो यहाँ से यहाँ माइल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब ये यूज़ होगा। चलो देखो पहला तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, मतलब ये तो हो गया रिडक्शन, तो कैंसिल। हमें तो बायो ऑक्सीडेशन करना है, रिडक्शन नहीं करना है। ट्रीटमेंट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें तो ऑक्सीडेशन करना है रे भाई। अब देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट विथ द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आ गया हमारा PCC, माइल्ड ऑक्सीडेशन PCC, मतलब आंसर हो जाएगा C। अगर ट्रीटमेंट विथ KMnO4 करते तो वो एल्डिहाइड नहीं फॉर्म करता, वो डायरेक्ट आपका एसिड फॉर्म कर देता, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला है। हमें कौन सा चाहिए, माइल्ड वाला। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वो बड़े ध्यान से याद रखो। ओके कहाँ से आपको कहाँ पे जाना है, वो बहुत काम आएगा आपके लिए। ये आप बहुत अच्छे से लिख लो और उसे लर्न कर लो। ओके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कई सारे कन्वर्जन को करना। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात हो रही है। बेस क्या होता है, तो बेस मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके बेस क्या होता है, बेस मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो होता है हमारा बेस। और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो उतना अच्छा बेस हो सकता है। ओके चलो अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, ओके वही तो क्या करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे तो सबके पास नेगेटिवली चार्ज तो है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कौन अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो डिपेंड करता है उसके साथ वाला जो है ना, उसके बाजू वाला है वो कैसा है। ओके ऑक्सीजन तो सबके पास है नेगेटिव चार्ज वाला, लेकिन उसके पास वाला जो एटम है, मॉलिक्यूल है, स्पीसीज है, वो कौन है, वो डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा। ओके अब बेचारा हाइड्रोजन तो न्यूट्रल है, ना बढ़ाता है ना घटाता है। ओके अब यहाँ पे देखो बाजू में है R, और R जो है वो शो करता है प्लस आई इफेक्ट। R क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ट्राई करता है। मतलब ऑक्सीजन के पास तो खुद के इलेक्ट्रॉन तो है ये नेगेटिव चार्ज के साथ, लेकिन R खुद के इलेक्ट्रॉन भी उसे देगा, मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेस की तरह वर्क करेगा। चलो सेकंड देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, तो ऑक्सीजन के साथ फिनाइल रिंग है, और फिनाइल रिंग लेने का नहीं लेने का काम करती है। अगर वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे तो डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो बेसिक नेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑक्सीजन के साथ बेंजीन रिंग के साथ NO2 भी है, और NO2 भी विड्रॉ करता है, बेंजीन रिंग भी विड्रॉ करती है, मतलब एक के पास दो दो मांग रहे हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होने वाली है। मतलब हमारा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो वो कौन सा हो जाएगा, OR। आई बात समझ में? और वैसे भी आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जो आपका अल्कोक्साइड आयन होता है, ओके RO- इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके क्योंकि उसके पास है R जो कि खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बन जाएगा बेस। क्लियर? चलो आगे देखो, हाउ मेनी अल्कोहल्स विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। देखो हमें क्या करना है, तो फॉर्मूला दी गई है C4H10O, उसमें से कायरल नेचर वाला कौन सा होगा वो देखना है। अभी अभी मैंने आपको बताया कायरल माने क्या, जिस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं
वो हमारा होता है कायरल कार्बन। ओके, मतलब हमें इसको इस तरह से 4 कार्बन को और OH ग्रुप को अटैच करना है कि जिससे कोई एक कार्बन के पास सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाए। अब देखो 4 है तो पहले तो हम उसे सीधी लाइन में लगा दें। अगर सीधी लाइन में लगा के यहाँ पे OH लगाया तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा CH2, मतलब ये तो हमारा हो गया ए कायरल। उसके पास 2 हाइड्रोजन आ गए, मतलब वो तो डिफरेंट हो गया। चलो अब क्या करें, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस OH को उठा के यहाँ पे रख दो। 1 2 3 4 यहाँ पे OH रख दो। ओके, चलो OH यहाँ पे रखो तो यहाँ पे हो गया CH3। इसकी 3 वैलेंसी हो गई है तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3। चलो अब देखो, इस कार्बन के साथ एक जुड़ा है CH3, दूसरा जुड़ा है OH, तीसरा जुड़ा है CH2 CH3 और चौथा जुड़ा है हाइड्रोजन। मतलब ये वाला जो कार्बन है उसके पास चारों के चारे फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये हो गया हमारा कायरल। हमें ये पूछा गया है कि कितने कायरल जो है आइसोमर उसके फॉर्म हो सकते हैं, तो एक फॉर्म हो गया। अब दूसरा देखो, अब देखो ये मत कहना कि अब 1 2 3 4 ले ले और यहाँ पे OH लगा दे। ओके, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं OH यहाँ पे लगा रही हूँ लेकिन 4 की जगह अब मैं कितने की चेन फॉर्म कर रही हूँ, सिर्फ 3 की। एक CH को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और OH। अब देखो इसके साथ जुड़े AbCH3 मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए। अगर सेम है तो वो कायरल कहलाएगा नहीं। मतलब कितने कायरल फॉर्म करता है, तो 1 कायरल फॉर्म करेगा। ये जो दोनों हमारे अल्कोहल है वो तो क्या हो जाएंगे, ए कायरल। मतलब कायरल अल्कोहल सिर्फ एक ही फॉर्म हो सकता है इसका। मतलब जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स है वो ड्रॉ करो और उसके साथ देख लो कि कोई आपका आ रहा है ऐसा कार्बन जिसके पास क्या हो, ऐसा कोई कार्बन जिसके पास चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अगर ऐसा हुआ तो कायरल है, अगर ऐसा ना हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन अकर इन एसिडिक मीडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयन एज अ कैटालिस्ट। ओके, चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू but1 आयन अंडर दिस कंडीशन। ओके, अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड एंड कीटोन का ही आंसर है। ओके, चलो हम रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो हमें दिया गया है but1 आयन। ओके, मतलब 4 कार्बन। ओके, उसके पहले 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि आयन दिया गया है। अब बाकी के हाइड्रोजन फिलअप कर दो। यहाँ पे तो हो गई वैलेंसी सेटअप। ये हो गया आपका but1 आयन। चलो अब क्या करना है हमें, तो but1 आयन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। अब हमेशा याद रखो जब भी वाटर मॉलिक्यूल हो तो वाटर फॉर्म होता है H+ और OH- से। ओके, चलो अब उसकी आपको रिएक्शन कैरिड आउट करनी है HgSO4 के प्रेजेंस में या Hg2+ की प्रेजेंस में। ओके, और एसिडिक मीडियम मतलब यहाँ पे H2SO4 है। डायरेक्ट रिएक्शन ही, ये आपको जो दिया गया उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब भी आपके पास ऐसा कुछ आए तो बॉन्ड तो ब्रेक करना ही पड़ेगा भाई। एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो आपके पास रह जाएगी वैकेंट। अब वहां कौन से कार्बन के ऊपर कौन जाएगा वो कहाँ से डिसाइड होता है, तो याद करो फिर से मार्कोनी, आज ही हमने पढ़ा अभी। ओके, कि जिसके पास लेस हाइड्रोजन है वहीं पे जाता है हमारा X। यहाँ पे X नहीं है लेकिन OH है, क्योंकि हम जब HX की बात कर रहे थे तो वो भी तो फॉर्म करता है क्या, H+X-, मतलब माइनस वाला है, कहाँ पे जाएगा, वो दोनों जगह पे सेम। मार्कोनिको के अकॉर्डिंग जिसके पास लेस हाइड्रोजन है वहां पे जाएगा। लेस हाइड्रोजन देखो यहाँ पे है 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन। तो लेस हाइड्रोजन यहाँ पे है, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हमारा OH जाएगा, यहाँ पे जाएगा हमारा H।
ओके क्लियर। चलो अब देखो क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे आ गया OH। सही है। अब देखो ये जो है यहाँ पे क्या है, तो आपके पास इनॉल है, यहाँ पे OH भी है सेम कार्बन पे और सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है। अगर ऐसा है तो टोटोमेरिज्म हो सकता है, मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा और डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा। ओके कार्बन के पे मतलब यहाँ पे हम ऐसे बता दें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि दे तो कौन रहा है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन दे रहा है, तो डबल बॉन्ड भी वहीं पे फॉर्म होगा। तो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप देखो C यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O था, उसकी जगह पे हो गया डबल बॉन्ड OH, उसने अपना दे दिया, यहाँ पे डबल की जगह सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे हो गया CH3। मतलब ये क्या फॉर्म हो गया आपका, तो आपका ये हो गया ब्यूटेनॉन। ओके मतलब अगर आप ब्यूट-1 लोगे, उसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा ब्यूटेनॉन। अब देख लो यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, ये तो एल्डिहाइड हो गया, मतलब रॉन्ग हो गया। ए देखो आपका सही लग रहा है, ओके मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी। ए भी गलत है, तो एसिड हो गया, और यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट हो गई, दोनों एल्डिहाइड। ओके मतलब इस तरह से कुछ रिएक्शन कैरिड आउट होती है। आपको वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव। OH यहाँ पे गया और CH2 यहाँ पे हो गया, लेकिन जो डबल बॉन्ड है और OH है वो एक ही कार्बन पे हो। ओके यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन थी हमारे पास, तो क्या होता है टोटोमेरिज्म के बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ और हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है यहाँ, और हमें मिल जाता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाता है CH। क्लियर। ये दोनों एक दूसरे के टोटोमर्स है, आपको 11th में आया था और यहाँ पे आपने यूज कर लिया। चलो आगे का देखो, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ, ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया आपका। क्लेमेंसन रिडक्शन डायरेक्टली पूछ लिया गया है। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो या फिर चाहे तो कीटोन हो, उसकी आपको किसके साथ रिएक्शन की जाती है, तो क्या होता है रिडक्शन है, तो ऑब्वियस है यहाँ से डबल बॉन्ड वो निकल जाएगा और आ जाएगा आल्केन। आपकी रिएक्शन ये होती है कार्बोनाइल ग्रुप आपका, फिर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें से फॉर्म करते हैं हम एल्केन। और मेन चीज यहाँ पे कौन यूज होता है, तो यहाँ पे जिंक एमालगम यूज होता है, जिंक Hg, और साथ ही में होता है HCl। ओके तो ये आपका पहला आंसर ही करेक्ट आंसर है। ओके जिंक एमालगम प्लस HCl यूज होता है। क्लियर। तो ये आपकी डायरेक्ट रिएक्शन पूछी गई थी, तो आपको रिएक्शंस देखनी है, धीरे धीरे समझनी है, आप धीरे धीरे समझो। अब देखो मैंने पहले बोला था कि हम 20 MCQ करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 10 MCQ में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आज इतने ही MCQ करेंगे, बाकी के MCQ कल देखेंगे। हाँ कल संडे ज़रूर है, लेकिन फिर भी हम ज़रूर MCQ सॉल्व करेंगे। ओके सो अच्छे से होप कि आपको ये सारे जो MCQ हमने 11 MCQ आज सॉल्व किए हैं वो आ गए हो, उनके कॉन्सेप्ट भी आपको आ गए हो। ओके ताकि आपको इस तरह के से और कोई MCQ मिले तो भी आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू अगेन।